मैं इसके बाद हमारे ही अपने विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अंतर्गत कार्यरत हमारे मित्र डॉक्टर मनोज मुनेश्वर जी को सादर आमंत्रित करता हूं। वे चक्रधर स्वामी का सांस्कृतिक उद्बोध पर अपना उद्बोधन करेंगे। चक्रधर स्वामी के अवतरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे कुलपति आदरणीय के सिंह सर, वक्त की मर्यादा को जानते हुए मैं आप सभी गुरुजनों को, आज शिक्षक दिन भी है तो सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ पर आए सभी विद्यार्थी, शोधार्थी एवं आप सभी, एक बात है कि जैन सर मुझे पूछ रहे थे कि मुझे क्या बोलना है, मतलब इतना ज्यादा तो मुझे पता नहीं। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे कैसे बोलना है, क्योंकि हिंदी में मैं पहली बार बात कर रहा हूं। तो ये बात है, आप समझ जाएंगे अगर गलती होती है तो। क्योंकि हमारा जो विश्वविद्यालय है वो हिंदी विश्वविद्यालय है, भाषा के संबंध में जो काम करना चाहिए उसके संबंध में हम काम करते हैं। तो मैं अपना वक्तव्य एक संस्कृत श्लोक से शुरू करना चाहूंगा। सर्व जाति पूर्वजाना यो न विजायति संभवम भवेतु पुष्चल्ली पुत्र सदृश पितृ वेदकाः। हिंदी में उसका अनुवाद किया जाए तो ऐसा होता है कि हमारी जो अतीत है, पूर्वज है, हमारी जो संस्कृति है, अगर उसे याद नहीं रखते हैं, उसके प्रति गर्व नहीं करते हैं, तो हम वेश्या के पुत्र के समान होते हैं। क्योंकि वेश्या के पुत्र को अपने बाप का पता नहीं होता है, और पता चल भी जाए तो उसका उसे गर्व नहीं होता है। तो ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मराठी भाषिक, मराठी अस्मिता वाले लोग आज इसी स्थिति में है, अपना स्वाभिमान खो चुके हैं और अपना जो शौर्यशाली इतिहास है उसको भी खो चुके हैं। इसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में भी यही हुआ था, और उसके पहले चक्रधर स्वामी के काल में भी यही हुआ था। लेकिन उस काल में चक्रधर स्वामी भाषा को मिले, शिवाजी महाराज भाषा को मिले, इस काल में भाषा को कोई नहीं मिलता है। यह हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि कई पदों पर हम कार्य करते हैं तो वो हमारी उपजीविका होती है, उपजीविका के लिए हम वो कार्य करते हैं। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भाषा तो अपनी जीविका है। तो जीविका और उपजीविका, इसका भेद, इसका अंतर जिस दिन हमें पता चल जाएगा, और बहुत कम लोगों को पता चल गया है, मुझे लगता है के सिंह सर उसमें से एक है। क्यों है, मैं आपको ये बात बताता हूं कि भाषा के संदर्भ में जब कोई बड़ी पहल इस महाराष्ट्र में हुई है, एकेडमिक लेवल पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से कुछ नया करने की कोशिश सर के द्वारा हुए, आनंद पाटिल सर इसमें से एक है, जयंत उपाध्याय सर है, पांडे सर है, चिरडे सर है, यहाँ पर जो मराठी भाषा के संदर्भ में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, चक्रधर स्वामी का जो मूल बेस है, स्ट्रक्चर है, वो भाषा पर निर्धारित है। क्यों भाषा पर निर्धारित है? तो उसका कारण यह है कि कई लोग कहते हैं संस्कृत भाषा अभिजन उनकी भाषा थी और शास्त्र पुराण सब संस्कृत में थे। तो चक्रधर स्वामी ने सर्वसामान्य लोगों के लिए
मराठी भाषा में लिखने के लिए, मराठी भाषा में बोलने के लिए, मराठी भाषा का अवलंब करने के लिए कहा। ये हो सकता है, यह है, लेकिन यही है ऐसा नहीं है। मैं भाषा के संदर्भ में, मुझे विषय मिला था भाषा के संदर्भ में बोलने का, तो समय की सीमा रेखा को याद रखते हुए मैं कुछ 5 मिनट में अपनी बात आपके सामने रखूंगा। तो क्या है ये, दूसरा क्या रीजन है? ये सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है, तो इसमें ज्ञान है, लेकिन वो सामान्य लोग जो है उनको नहीं पता चलता है। तो मराठी में लिखने की कोशिश करनी चाहिए, बोलने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे चक्रधर स्वामी कहते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरा भी एक रीजन है, मुझे लगता है ये बात सबको पता होनी चाहिए। बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत मराठी भाषा को, मराठी भाषा में बहुत बड़ा काम मराठी भाषा में हुआ है। चक्रधर स्वामी के पिता जो है, हम चक्रधर स्वामी का आज जयंती अवसर मना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी पृष्ठभूमि को जानना पड़ेगा। चक्रधर स्वामी के जो पिता है उनका नाम विशाल देव है, और वो राजस्थान से, राजपूत से खानदान से आते हैं। तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मराठी भाषा में पहला चरित्र काव्य जैसा लीला चरित्र है वैसा हिंदी में, राजस्थानी में पहले लिखा गया था, फिर बाद में वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, जिसका नाम बिसल देव रासो है, जो पृथ्वीराज रासो काव्य के पहले भी लिखा गया है। तो हिंदी का भी पहला महाकाव्य उनके पिताजी पर है, और मराठी में चक्रधर स्वामी ने जो उनका लेखन है, उनका जो उसको जीवन चरित्र बोलते हैं, वो मराठी, मतलब हिंदी और मराठी भाषा की जो मूल अवधारणा है, रूट्स जिसको बोलते हैं, तो ये पिता पुत्र के कारण ही पैदा हुए। ये बात हमें बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। मराठी भाषा के संदर्भ में मराठी में ही क्यों करना चाहिए कार्य, इसके और भी कुछ रीजन है। क्या रीजन है? मराठी में हम सोचते हैं कि 12वीं शताब्दी के बाद मराठी चालू हो गई, ये सही भी है, लेकिन इतना ही सही नहीं है। उसके पहले की अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो हमारे मराठी भाषा के संदर्भ में जो काम हुआ है, मतलब व्याकरणिक दृष्टि से, वो बाहर के लोगों ने किया है। जैसे कि पिशल है, जूल ब्लॉक है, इन्होंने महाराष्ट्री प्राकृत और मराठी का संबंध उत्पत्ति शास्त्र के शब्दों के उत्पत्ति शास्त्र से हमारे सामने रखा है, जिससे यह पता चलता है कि महाराष्ट्री ही मराठी है, लेकिन हमने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया। संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए, प्राकृत सर्वस्वम नाम का मार्कंडेय का संस्कृत में ग्रंथ है, उसमें भी महाराष्ट्री जो भाषा है उसका मूल जो है उसका वो ढूंढने का प्रयास किया है, और इतनी ज्यादा रचनाएं हैं, कितनी ज्यादा है वो सब उसमें उन्होंने बताया है। हेमचंद्र जी है जो गुजरात के हैं, शब्दानुशासन नाम का प्राकृत काव्य लिखा है, उसमें भी उन्होंने बताया कि मराठी में, महाराष्ट्र प्राकृत में बहुत बड़ी साहित्यिक कृतियां उपलब्ध है, लेकिन पता नहीं है। तो कितनी है? गाथा सप्तशती आपने सभी ने नाम सुना होगा। उस गाथा सप्तशती में बताया गया है कि 700 जो गाथाएं संकलित है उसका वो ग्रंथ है, लेकिन वो संकलन के समय हाल राजा ने पूरे देश से 1 करोड़ गाथाएं संकलित की थी। ईस्वी सन पहले शतक की ये बात है। जिस समय संस्कृत का पहला अभिलेख हमें मिला था, उस समय मराठी में 1 करोड़ लोग लिखने वाले थे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो चक्रधर स्वामी को बात ये पता थी, क्योंकि बिसलदेव रासो तो है, लेकिन उसके पहले जो हेमचंद्र ने व्याकरण लिखा था वो भी मराठी महाराष्ट्री प्राकृत को ध्यान में रख के लिखा हुआ था। बहुत बड़ी रचनाएं मराठी में हो गई है, लेकिन उस पर 7वीं शताब्दी के बाद बहुत पाबंदियां आ गई। उसके बाद फिर 12वीं शताब्दी में पहली बार चक्रधर स्वामी ने मराठी को पुनर्जीवित किया। इसीलिए हमें चक्रधर स्वामी को याद रखना चाहिए। सांस्कृतिक अवबोध जो होता है उसके बारे में अगर कहा जाए तो सांस्कृतिक अवबोध जो है वो हमें समझने की जरूरत है।
क्या है चक्रधर स्वामी का संस्कृति का अवबोध, क्या विशेष रहा है उसमें जिससे हम आज भी उन्हें याद करते हैं। तो ये बात रखने से पूर्व एक मैं आपको भाषा के संदर्भ में ही एक संतोष मुनि जो होकर गए हैं, कृष्णदास संतोष मुनि, उनका वक्तव्य भाषा के संदर्भ में आपके सामने एक रेफरेंस के तौर पर रखता हूं। वो लिखते हैं कि संस्कृत भाषा और मराठी भाषा, भाषा का उनका विरोध नहीं है, लेकिन जब वर्चस्व जो सिद्ध होता है तो मराठी भाषा भी कितनी पुरानी है और कैसे उसके उसमें रचनाएं हुई है, यह समझने के लिए उन्होंने ये पूरा एक पद्य लिखा है। उसमें लिखा है कि संस्कृत भाषा नपुंसक शब्द है और नपुंसक जो होता है वो दूसरी भाषा को पैदा कैसे करेगा। मराठी भाषा ये जो है सभी भाषाओं के 56 भाषाओं का उसमें वर्णन है, 56 भाषाओं को मराठी भाषा ने जन्म दिया है। तो ये जो बात है ये उसी महाकाव्य 14वीं शताब्दी में वो काव्य ग्रंथ लिखा है जिसका नाम रुक्मिणी स्वयंवर है। दूसरी बात क्या है, सांस्कृतिक अवबोध हमें समझना है तो दूसरी बात क्या है, क्यों चक्रधर स्वामी का चरित्र इतना 1200 साल, अभी 800 साल हो गए हम में जिंदा है। तो एक बात उसमें है, महिम भट्ट, आपको नाम शायद याद होगा, महिम भट्ट बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं और बहुत बड़े लेखक भी हुए, जिन्होंने चक्रधर स्वामी युग का जो लीला संग्रह है, लीला मतलब इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कृष्ण लीला में का जो लीला शब्द है वो अलग है और लीला चरित्र शब्द का लीला अलग है। लीला चरित्र में जो अर्थ है वो है आठवनी, स्मरण, वो जो घटनाएं उनकी उनको लिखकर याद करके लिखकर उसका संपादन किया, वो लीला चरित्र है। वो लिखने वाले महिम भट्ट कितने होशियार थे, तो पूरे भारत में जो सांस्कृतिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे थे, हालांकि वो ब्राह्मण थे, लेकिन चक्रधर स्वामी का एक विशेष नियम था, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको ब्राह्मण जैसा दिखने वाली जो आपकी कृतियां सामने दिखाई देती है, जैसे शिखा सूत्र है तो आपको शिखा सूत्र निकालना पड़ेगा। अगर कोई निचली जाति से है तो आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस फिर से जगाना पड़ेगा, समान आप सबको होना पड़ेगा। तो कितने महिम भट्ट होशियार थे, तो वो पूरे जो विद्वान हैं भारत के, उनका नाम लेकर घास का तिनका बनाते थे और अपने पैर की उंगली में डाल के चलते थे। तो ये विद्वान मेरे पैर के घास के समान है, तिनके के समान है, इतना कॉन्फिडेंस था उनको। लेकिन चक्रधर स्वामी की और उनकी भेंट हो गई, तो चक्रधर स्वामी और उनकी भेंट होने के बाद सिर्फ आधा एक घंटे में उनको पता चल गया, उनका जो अहंकार था वो अहंकार पानी पानी हो गया। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि चक्रधर स्वामी का चरित्र क्या रहा होगा। ये महिम भट्ट, अहिंसा हमें महानुभव संप्रदाय से मिलती है। एक ऐसा कहा जाता है कि अहिंसा तत्व पर ही सब पंथ खड़ा है, लेकिन यही बात फिर से मैं कहता हूं, यही पूरी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अभी मैं एक आखिरी बिंदु आपके सामने रखकर मेरी बात खत्म करता हूं। महिम भट्ट, आपको पता है कि चक्रधर स्वामी के अंतिम काल में चक्रधर स्वामी को अवयव छेदन की शिक्षा मिली। क्यों मिली? कि वो चातुर्वर्ण के खिलाफ बोलते हैं, समानता की बात करते हैं। रामदेवराय यादव जो है वो उनके आसपास जो लोग होते हैं, ब्रह्मसानु है, हेमाद्रि पंडित है, सारंग पंडित है, ये जो लोग हैं ये कुछ ऐसी बातें उनको बताते हैं कि ये आदमी हमारे लिए काम का नहीं है, इसका बंदोबस्त करो। और राजा भी कभी कभी गलत फहमियों का शिकार होता है, वैसे ही रामदेव राय यादव भी गलत फहमियों का शिकार हो गया और उनको सजा सुनाई, उनको मृत्यु दंड दिया। कहते हैं कि लीलाओं में कुछ वर्णन ऐसा है कि खर्ग मतलब बहुत तीक्ष्ण हथियार जो होता है उनके गले में मारकर सर से धड़ अलग कर दिया। तो ये जब हुआ उसके बाद चमत्कार हो गया कि फिर से जुट गया और वो उत्तरपंथी गमन मतलब उत्तर की ओर चले गए।
लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा छाया था, वो सन्नाटा देखकर राजा परेशान था कि ये क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये बात माहिम भट्ट को पता चली। रिद्धिपुर में थे माहिम भट्ट और नागदेवाचार्य उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और राजा को सब बता दो क्या हुआ है। तो गया, माहिम भट्ट गए और जाने के बाद वो जैसे कि शिखा सूत्र नहीं है उनको, और चर्चा करने के लिए आए हैं। राजा ने तो कहा है कि जिसको जो मालूम है वो हमें बताओ, और कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। माहिम भट्ट आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है, मैं आपके सामने वो बात रखना चाहता हूं। तो सारंग पंडित बोले कि ये 4 लोग हैं, इनको बताओ क्या है, वो राजा को भेज देंगे। तो 4 लोग बैठ गए और 4 में से 4 लोग कह रहे थे कि आपको शेंडी, मराठी में शिखा सूत्र को शेंडी कहते हैं, आपको शेंडी नहीं है तो आपसे हम चर्चा नहीं करेंगे। जिसमें अगर आप में ब्राह्मण्य है तभी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो माहिम भट्ट बोले, उनके शब्द है ये, ठीक है आप मुझसे चर्चा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मुझे शिखा सूत्र नहीं है, क्योंकि मुझे शेंडी नहीं है। तो बाजू वाली गली में एक महिला है, शेंडी बोलते हैं शिखा सूत्र को। माहिम भट्ट सीधा सीधा बोल गए कि वो रंडी जो है ना, वो रंडी रहती है, उसको मुझसे ज्यादा, तुम्हारे से भी ज्यादा बड़ा शिखा सूत्र है, उससे जाके तुम चर्चा करो। और शास्त्रार्थ करना है तो ये माहिम भट्ट आपके सामने खड़ा है, बैठा है, आप मुझे बोल सकते हैं। तो ये जो माहिम भट्ट की चेतना थी वो ऐसे ही नहीं बनी थी। इसमें अहिंसात्मकता तो है ही, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो अहिंसक जो होते हैं वो भी हमें छोड़ना पड़ेगा। ये भी संदेश माहिम भट्ट के व्यक्तित्व से हमें मिलता है। और माहिम भट्ट को चक्रधर स्वामी गुरु समान थे, तो गुरु ने जो बात बताई वो चक्रधर स्वामी बोल रहे थे। तो ये बात हमें सांस्कृतिक अवबोध जो पूरे महानुभाव संप्रदाय का है वो हमें ये बताती है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में जैसे भाषा है वैसे साहित्य तो 10,000 से ऊपर ऐसे ग्रंथ है जिसका अभी तक किसी को परिचय नहीं हुआ है, वो ऐसे ही पड़े हैं। तो ये सब हमें जब पता चलेगा तो महानुभाव संप्रदाय का असली रूप जो है वो हमारे सामने आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो पूरे जो धर्म है, पूरे जो संस्था है हमारे सिस्टम में है, जैसे कि पाशुपत जो संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय के जो परावर्ती नाथ संप्रदाय में कन्वर्टेड जो लोग हो गए उनको राउल कहा जाता है। बुद्ध का जो तत्व ज्ञान है, जैसे कि सर्वज्ञ जो शब्द है, सर्वज्ञ, ये सबसे पहले बुद्ध के लिए ही यूज किया गया था। जैसे कि अजिंठा लेने में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है अभिलेखों में। और महानुभाव भी, ललित विस्तार जो नाम का ग्रंथ है उसमें महानुभाव यह शब्द भी बुद्ध को लेकर ही यूज किया गया है, बाद में महानुभाव संप्रदाय के लिए आया है। और श्री कृष्ण तो पंच कृष्णों में सबसे पहले है, जैनों की अहिंसा है, ये सब का जो बहुत सुंदर मिश्रण है वो महानुभाव संप्रदाय है। और ये महानुभाव संप्रदाय ही हमें आगे की अच्छी दिशा दिखा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज मुनेश्वर जी। मनोज मुनेश्वर जी निरंतर मराठी में दीर्घ समीक्षाएं लिखते हैं और आज उन्होंने हिंदी में जो बोलने का प्रयास किया है, निश्चित ही हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं इस हिंदी में वक्तव्य के लिए। चूंकि विश्वविद्यालय की मूल अवधारणा में ये बात शामिल है कि भाषाएं हमारे लिए, कोई भी भाषा हमारे लिए वो अलग भाषा नहीं है। भारत की हमारी सभी भाषाएं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हिंदी विश्वविद्यालय इन सभी भाषाओं को एक मंच प्रदान करता है वर्धा में, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में। और पूरी परंपरा से जहां से हम देखते हैं, संस्कृत को देखते हैं, संस्कृत, कई बार इस तरह की बात आती है कि संस्कृत ये ब्राह्मणों की भाषा है, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं ये भी कहता हूं कि पाली केवल बौद्धों की भाषा नहीं है, प्राकृत केवल जैनों की भाषा नहीं है,
न ही संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा है, बल्कि ये सभी भाषा और भाषाएं, ये हमारी भाषा है।